जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 83। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपको दिए गए थे, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिर वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन दिए गए थे, 2 चैप्टर्स थे। एक चैप्टर 13 एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वाला, और एक था चैप्टर 6 पेस्टल एनालिसिस वाला। ऐसा ही है। तो चैप्टर 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन हो गया था। कौन सी रिस्क का मैनेजमेंट का क्वेश्चन था? फॉरेन करेंसी का था। और हेजिंग टेक्निक कौन सी थी? फॉरवर्ड और मनी मार्केट में पता चल गया आपको क्या करना था। ठीक है, चलिए। और चैप्टर 6 पेस्टल एनालिसिस वो भी हो गए। पेस्टल एनालिसिस के किसी फैक्टर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कोविड-19 में क्या प्रॉब्लम? वो किसमें आएगा? एनवायरमेंटल में नहीं आएगा, वो तो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है। कोविड-19 फैक्टर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएगा। एनवायरमेंटल में हम याद रखिए हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे नहीं। ठीक है, यानी हमारा बिजनेस जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा, तो इसीलिए ये हम इसको इकोनॉमिक फैक्टर में लेके चलेंगे। हाँ, ये अहम चीज़, केस स्टडी के अंदर अगर उसने कुछ फैक्टर्स दिए हों, हम उन फैक्टर से कुछ दूसरे फैक्टर्स एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे एक फैक्टर है, आपको पता है जब कभी कोई भी कंपनी क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हो कि वो अदर कंट्रीज में बिजनेस करने के बारे में सोच रही है, एक्सपेंड करने को सोच रही है अदर कंट्रीज में, तो अदर कंट्रीज में हर कंट्री हमारे लिए इक्वली फेवरेबल नहीं, इसलिए कि शायद चाइना में किसी पाकिस्तानी कंपनी के लिए बिजनेस करना निस्बतन आसान होगा, लेकिन इंडिया में बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल होगा। इसकी रीज़न क्या होती है? ये हर इंटरनेशनल कंट्री हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के उनके साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स की नौयत पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज अदर कंट्रीज़ में कैसे परफॉर्म करेंगी या हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, कि वो किस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को गुड रखना चाहते हैं, पॉलिसीज़ क्या है कंट्री की। क्वेश्चन इनका ये है कि सर ठीक है, पर जैसे कंपनी में उसने कहा कि वो इटली में जा रही है, काम करिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस बात की वजह से ये पॉलिटिकल फैक्टर में आ गया कि गवर्नमेंट के रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ अच्छे होंगे, इस वजह से उस कंट्री में बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं या किया है। क्या इसी फैक्टर से हम एक दूसरा इंडिकेशन भी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट इस कंपनी को हो सकता है सपोर्ट भी कर रही हो कि एक्सपोर्ट करे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं इनमें इजाफा होगा। ठीक है, क्या या सब्सिडीज हो सकता है प्रोवाइड कर रही हो गवर्नमेंट उसको, इकोनॉमिक फैक्टर, बाजू का एक्सपोर्ट में सब्सिडीज भी होती है। इसी फैक्टर को थोड़ा सा सोच के हम इकोनॉमिक फैक्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। कोई एक फैक्टर स्पेसिफिकली जिस कैटेगरी से रिलेट करता है उसी एक फैक्टर एक कैटेगरी में ही जाएगा। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सोचते जाएंगे ना तो एक इंफॉर्मेशन से ही, एक पैराग्राफ से ही सोचते सोचते आप एक से दूसरा फैक्टर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकालेंगे, वो हर कैटेगरी में क्लासिफाई हो रहा होगा। ऐसा नहीं करना, एक फैक्टर सिर्फ एक कैटेगरी में लेके जाना है। पूरा क्वेश्चन पहले ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मार्क्स के लिहाज से लगे कि सफिशिएंट फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। लेकिन अगर मार्क्स के लिहाज से लगे कि फैक्टर्स अभी सफिशिएंट नहीं है, मजीद फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, फिर उस सूरत में आप अपनी जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। पहले कोशिश क्या करनी है कि जो स्पेसिफिक फैक्टर मेंशन्ड है, डायरेक्ट फैक्टर्स मेंशन्ड है केस स्टडी में, उसी को सोल्यूशन में इंक्लूड करें। खुद से सोच के वो फैक्टर जो क्वेश्चन में डिस्कस ही नहीं किए गए, खुद से सोच के उन्हें क्रिएट करके सोल्यूशन में नहीं लिखना, चाहे वो इनडायरेक्टली किसी फैक्टर से इनडायरेक्टली रिलेट क्यों ना कर रहे हो, क्वेश्चन में जिक्र नहीं है डायरेक्टली नहीं करना। हाँ, अगर पूरे नहीं हो रहे फैक्टर्स आपके, उस सूरत में आपको इजाजत है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मार्क्स ज्यादा हो, क्वेश्चन में गिवन फैक्टर्स कम हो।
ICAP जो कैफ लेवल के ऊपर केस स्टडी दे रहा है उसमें वो पूरा सिस्टम जो बिजनेस होता है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपने वैल्यू चेन एनालिसिस में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें वो सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस बता के कहता था, एक्टिविटीज नहीं बताता था, नेचर ऑफ बिजनेस बता के कहता था इसका एनालिसिस करें, लेकिन वो कम थे। जो रिसेंट अटेम्प्ट में ICAP पूछ रहा है, कैफ लेवल पे जो पूछ रहा है उसमें वो डिटेल बिजनेस बताता है। तो इसलिए आपने इसी को ध्यान में रख के केस स्टडी को सॉल्व करना है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन पैस्टल एनालिसिस के हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अब पैस्टल एनालिसिस में हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे थे, केस स्टडी तो चलती रहेंगी साथ साथ, थ्योरेटिकल भी हमने करना है। उसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया है? शाबाश, हाथ उठाए। चलो अच्छी बात, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया, गुड। 12 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग इन ए बिजनेस कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी? एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट का सेल बढ़ाना, हर एडवर्टाइजमेंट का मकसद यही होता है, सेल बढ़ाना। इसका भी यही होगा, ऐसा क्या? नहीं, इसका मकसद सेल बढ़ाना क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना। टू सेल प्रोडक्ट ऐसा नहीं, टू एक्सप्रेस द बिजनेस व्यू ऑन सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। यस, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू गवर्नमेंट। नहीं, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो किस स्ट्रेटजी में होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव किस स्ट्रेटजी में होता है? गवर्नमेंट भूल गए। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी टू रेज फंड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, ये भी नहीं। ये किस स्ट्रेटजी में था? पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी, बी, टू एक्सप्रेस बिजनेस व्यू ऑन सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। क्लियर? 13 व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? इधर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ही होगा। To conduct market research? No. To manage companies' finance? No. To manage firms' interaction with government officials? Yes. To promote firms' product or services? नहीं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट का? जिसका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट का किससे ताल्लुक है? पॉलिटिकल पार्टीज के, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। 14 which technique involves the mobilization of various stakeholders to influence government policies? कौन? स्टेक होल्डर कोएलिशन। शाबाश। नहीं, ट्रेड एसोसिएशन भी तो है। अच्छा, ट्रेड एसोसिएशन, ये बात ठीक है। स्टेक होल्डर कोएलिशन आंसर करेक्ट है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? कंपनीज होती है, कंपटीटर्स आपस में। ट्रेड एसोसिएशन में दो तीन कंपनीज आती हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर के अंदर जो मतलब कस्टमर, स्टेक होल्डर के अंदर एक ही कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे। ट्रेड एसोसिएशन में डिफरेंट कंपनीज इकट्ठे होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी अपनी कॉमन, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव परसू करेगी। ये तो फर्क है। मैं पूछ रहा हूँ सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में? ये दोनों किस बड़ी स्ट्रेटजी की टाइप्स हैं? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ जी, बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। क्लियर जी? 14 15 अब ये छोटी सी केस स्टडी है। कह रहा है एन एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज जस्ट सेट अप ए पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। चलिए, अच्छी बात है। रिक्वायर्ड, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मेडिसिन की प्राइस बढ़ानी होती है ना वक्तन फवक्तन, भाई ऐसा ही है। वैसे अपने स्टेक होल्डर्स को भी साथ में लाते हैं, डॉक्टर्स को भी। रिक्वायर्ड व्हाट एक्टिविटीज should this new department focus on initially to effectively interact with the government and advocate the company's interest? Provide at least 3 examples. इस डिपार्टमेंट को क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए? ये डिपार्टमेंट आप और किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ही है ना। पब्लिक अफेयर क्या क्या काम करता है? 3 एग्जाम्पल दें। अटेंडिंग फंड रेजिंग एक्टिविटीज, लॉबिंग, और इनवाइटिंग एंड होस्टिंग politicians. 16 लॉबिंग विद पॉलिटिशियंस का मतलब पॉलिटिशियन से मिलके अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना, उनको कन्विंस करना कि जब नेशनल असेंबली में वोटिंग हो रही होगी किसी भी नए लॉ के ऊपर, तो वो उस लॉ की फेवर में या उसके अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट है वो वोट करे। लॉबिंग का मतलब ये होता है कि लोगों में अपनी राय हमवार करना, लोगों की नज़रों में, यानी लोगों में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट करना, ये होता है लॉबिंग। और बहुत सी इवन बाकायदा फर्म्स होती हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो ये लॉबिंग करती हैं किसी दूसरे खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के बिहाफ पे।
16. A renewable energy company wants to build a wind farm but faces opposition from environmentalists who are concerned about the impact on the local bird population. वो कह रहे हैं भाईजान ये आप जब विंड फार्म लगाएंगे ना तो जो बर्ड पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होगी. The company initiates a constituency building strategy and mobilizes stakeholders including employees, local community members and even some environmental organizations that support renewable energy. Required discuss the effectiveness of this approach and its long term implications. आपके हाल में स्ट्रेटजी कैसी है? अच्छी स्ट्रेटजी, गुड स्ट्रेटजी या बैड स्ट्रेटजी? गुड स्ट्रेटजी. साबित करें कैसे? क्योंकि लोकल कम्युनिटी को साथ मिलाया. लोकल कम्युनिटी तो मोस्ट अफेक्टेड होगी इससे, और अपनी बात में वाली. कैसे लॉन्ग टर्म में कैसे ये हो सकता है? इसलिए कि जब जनरल पब्लिक की सपोर्ट मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको सोशल एक्सेप्टेंस आ गई. इसके अलावा उन्होंने खास तौर पे जो एनवायरमेंटल कुछ एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी साथ मिला लिया. तो जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को आप साथ मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी. ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है क्या? स्टेक होल्डर कोलिशन. करेक्ट. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2. अच्छा, चैप्टर 2 प्रोबेबली आपने इसके कंसेप्ट्स या ज़्यादातर कंसेप्ट्स पीआरसी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इसलिए आपके लिए ये इजी होगा. तकरीबन सारे कंसेप्ट देखें. इकोनॉमिक साइकिल, वो बूम, रिसेशन याद है, वो डिस्कशन करेंगे. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आपको याद होगा. लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग, कोइंसिडेंट. स्टॉक मार्केट इंडेक्स ये शायद आपके लिए नया कंसेप्ट होगा. इन्फ्लेशन भी पहले पढ़ा होगा, इंटरेस्ट रेट भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तकरीबन सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. हाँ, भूली होंगी इसलिए रिफ्रेश करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये ज़्यादा चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इकोनॉमिक साइकिल. कोई भी इकोनॉमी 4 फेजेस से गुजरती है, इसको बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं. ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं? रिसेशन, ड्रॉप, रिकवरी, बूम. कह रहा है बिजनेस साइकिल्स आर इकोनॉमी वाइड पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन जीडीपी. यानी ओवरऑल इकोनॉमी जब इस फेज से कोई एक इंडस्ट्री में अगर रिसेशन ग्रोथ आ रही है ना, वो बिजनेस साइकिल या इकोनॉमी साइकिल नहीं होगा. इकोनॉमी साइकिल कौन सा होगा? ओवरऑल इकोनॉमी. यानी इसमें जो जीडीपी है वो पूरे कंट्री की जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है. फेजेस क्लियर? बिजनेसमैन के लिए सबसे फेवरेट कौन से वाला होगा? फेज वो. अच्छा, ये है ट्रेंड लाइन. ये है बेसिकली एक्चुअल जीडीपी. एक्चुअली ऐसे होता है कि कभी जीडीपी आपका इंक्रीज, कभी डिक्रीज. हाँ जी, ये है एवरेज आउट करना. यानी अगर आप उस सारे रिजल्ट्स को एवरेज आउट करें, कंसिस्टेंट बनाएं, तो ये ट्रेंड लाइन जनरेट होती है. ट्रेंड लाइन सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए. असल में आपने ये एक्चुअल जीडीपी लाइन जो है इसको देखना है. मुझे बताइए क्या बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट याद आ रहा है आपको कि सम टाइम जीडीपी इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग, सम टाइम डिक्रीजिंग, सम टाइम मिनिमम, सम टाइम मैक्सिमम. बूम. अच्छा बताइए जरा, बूम में और डिप्रेशन, लोस्ट जो रेंज होती है ट्रफ, बूम में और ट्रफ में क्या फ़र्क होगा? जैसे बूम में अगर हम बात करें तो कौन से चीज़ें की डिमांड बढ़ेगी जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है? लग्जरी गुड्स. और जब इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, रिसेशन में हो, बेसिक नेसेसिटी. शाबाश, बिल्कुल. ये है बिजनेस साइकिल. अब इसमें वो ये बता रहा है इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. यानी नेक्स्ट साइकिल, अभी हम कैसे पता चलता है इकोनॉमिस्ट को कि इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन में है या ग्रोइंग है या कि बूम पोजीशन पे है? कैसे पता चलता है? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको सामने रख के फैसला किया जाता है. ये इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं. एक वो इंडिकेटर जो ये बताते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले, 3-4 महीने पहले कौन सा साइकिल गुजरा है,
कुछ इंडिकेटर बताते हैं करंटली इकोनॉमी किस साइकिल में है, और कुछ इंडिकेटर्स बताते हैं कि आने वाले 4-5-6 महीनों में कौन सा बिजनेस साइकिल एक्सपेक्टेड है। इंडिकेटर्स को ऐसे इंडिकेटर्स जो कि बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इकोनॉमी किस साइकिल में है या किस साइकिल की तरफ जा रही है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं। वो इंडिकेटर जो बताते हैं कि करंटली इकोनॉमी किस फेज से गुजर रही है, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और वो इंडिकेटर्स जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी किस स्टेज से गुजर चुकी है, उसे कहते हैं लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और वो फैक्टर जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी किस स्टेज से गुजरने वाली है, इन नियर फ्यूचर गुजरेगी, उसे क्या कहते हैं, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बिजनेसमैन के लिए गैस करें सबसे अहम इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर, ताकि आने वाले वक्त को सामने रख के वो प्लान कर सके। लीडिंग इंडिकेटर कहता है these indicators are used to forecast at what stage economy will be in after some months. These are used to assess whether peak or trough will be reached in next 3 to 12 months. अगले 3 से 12 महीनों में कौन सा फेज आने वाला है। अगर रिसेशन आने वाला है, बिजनेसमैन उस लिहाज से प्लानिंग करेगा, वो नए फिक्स एसेट्स बाय नहीं करेगा, ज्यादा हायरिंग वर्कर्स की नहीं करेगा, उसे पता है आने वाले वक्त में डाउन। और अगर आने वाला वक्त बूम का हो, वो कैपिटल एसेट्स को बाय करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये इस चीज का कह रहा है। कैसे पता चलता है, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट में जब इंडेक्स बढ़ रहा हो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट इंडेक्स बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शो कर रहा होता है कि बिजनेसमैन करंट सिस्टम पे, मार्केट पे, गवर्नमेंट पे एतबार कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ रहा हो, इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जितने इंडेक्स बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब है मार्केट में उतना कैपिटल ऐड हो रहा है, उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या फर्क है, क्या फर्क। अगर घर के करीब हमारे एक पिज्जा वाला डेली जो पिज्जा बनाता है उसकी तादाद बढ़ा दे, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डेली 10, फर्ज कीजिए 10 पिज्जा बनाता था, अब वो 20 पिज्जा बना रहा है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। लेकिन पिज्जा की तादाद बढ़ना और पिज्जा बनाने वाली मशीन की तादाद बढ़ना, क्या ये दोनों एक ही फैक्टर है? नहीं, दोनों डिफरेंट फैक्टर है। जो पिज्जा बनाने वाली मशीन है, इसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट, ठीक है। यहाँ इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर। मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर को नए ऑर्डर दिए कि आप ये कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको पता चले पीआईए में जो पैसेंजर ट्रैवलिंग करते हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, ये कोइंसिडेंटल फैक्टर है। और अगर आपको पता चले कि पीआईए ने 4 नए तैयारों का ऑर्डर दे दिया है, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर, इसका क्या मतलब, पीआईए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी अगले 4-5-6 महीनों में क्या होगा, बूम होगी, लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, इसीलिए तो उसने ज्यादा ऑर्डर दिया है। तो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग करना कोइंसिडेंटल, और फिक्स एसेट्स मैन्युफैक्चर करना ये हमारा लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। फर्क समझ रहे हैं दोनों में। न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग, नई हाउसिंग स्कीम्स बन रही है, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, इसका मतलब क्या है, लाइसेंस आज दिए हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर कि मार्केट में हाउसेज की डिमांड बढ़ेगी आज से 6 महीने साल के बाद, क्योंकि घर तैयार होने में इतना, सोसाइटी तैयार होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो अगर आज गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर रही है, इसका मतलब इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 6 महीने साल के दौरान में मार्केट में नए घर की डिमांड इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई, अगर आज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मनी मतलब करेंसी नोट्स, आज अगर सप्लाई बढ़ाते हैं, इसका जो नेट इम्पैक्ट है आते आते वो टाइम लगता है। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो नेट इम्पैक्ट इसका आते आते टाइम लगता है। आज अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट आज नए नोट छापती है, इसका मतलब गवर्नमेंट की एस्टिमेशन है कि आने वाले वक्त में लोग इन करेंसी नोट्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।
ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा है? जो ऑन गोइंग हो, जैसे नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, करंटली लोग कितने एम्प्लॉयमेंट में है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम, लोगों का करंट इनकम लेवल कितना है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, नेशनल इनकम और पर कैपिटा, बिल्कुल जीडीपी पर कैपिटा भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स, ये वही जो रूटीन की इन्वेंट्री आइटम की सेल की बात कर रहा है। लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो इवेंट ऑलरेडी हैपेंड हो चुके हैं पास्ट के। ये क्या चीजें इंडिकेट कर रहे हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है। जरा गैस कीजिए, इन्फ्लेशन आने वाले वक्त को इंडिकेट करता है वो नंबर, या कि जो साल गुजर चुका हो उसको इंडिकेट कर रहा होता है? जो गुजर चुका है उसमें, कि पिछले साल प्राइसेस का लेवल क्या रहा लास्ट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए करंटली कितने एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉयमेंट में है, करंट एम्प्लॉयमेंट में, वो कोइंसिडेंटल फैक्टर है। और जब साल गुजरने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, वो लैगिंग फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट्स और एवरेज इनकम या नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आपने देखे इसमें कुछ फैक्टर्स आपको क्लियरली रिलेट होते नजर आएंगे, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो शायद आपको लॉजिकल इसमें रिलेशनशिप ना लिंक होता नजर आ रहा हो। एक दो फैक्टर ऐसे हैं, लेकिन आपने करना क्या है, हमारा असूल आई कैप की बुक का, कि जो फैक्टर समझ आ जाए अच्छी बात, जो समझ में ना आए, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो कि ये फैक्टर है। दो तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है। नंबर 1, कोई फैक्टर दे देगा और आपसे कहेगा बताओ ये इन तीनों में से किस कैटेगरी से रिलेट करता है। नंबर 2, कोई कैटेगरी दे देगा और बहुत से फैक्टर्स देके कहेगा बताओ इस कैटेगरी से कौन सा फैक्टर रिलेट करता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन या केस स्टडी बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या है? एमसीक्यूज। और अगर केस स्टडी पूछता भी है तो वो क्लासिफिकेशन नहीं इसमें पूछेगा। तो बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट समझ आ गया आपको, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी। नेक्स्ट, चेंज इन इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड सम कॉमन बिजनेस रिस्पॉन्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर चेंज होता है, इसका बिजनेस पे और कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट होगा। नोट कीजिए, ये अहम कंसेप्ट है, ये शायद केस स्टडी में आपका कंसेप्ट यूज हो। फर्स्ट कॉलम में बता रहा है चेंज इकोनॉमिक इंडिकेटर में कितना होगा, सेकंड में कंज्यूमर पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, और थर्ड में बिजनेस पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, कंज्यूमर क्या करेगा? खरीदारी ज्यादा करेगा, कम करेगा? कम करेगा। और बिजनेस अपने प्राइसेस लो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर क्या करेगा? स्पेंड कम करेगा। तो गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेगा कि नहीं? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इंटरेस्ट उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। बिजनेस क्या करेंगे? श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होती है कि उन्हें पता है लोगों के पास पैसा कम है, लोग कम खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? साइज कम करना शुरू कर देंगे। रिड्यूसिंग साइज और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कीपिंग प्राइस सेम या इंक्रीज, यानी प्राइस को सेम रखें। और एक तो नॉर्मल होता है ना इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन क्या होती है? चीज का साइज वही, प्राइस बढ़ती गई। हाँ, कोकोमो है वो 6 बिस्किट और 5 की बजाय 10 की कीमत कर दी, ये नॉर्मल है। अच्छा, प्राइस 5 ही रखी, वो जो बिस्किट थे कोकोमो के वो 6 की बजाय 5 कर दिया, 4, अब 3 हो गए हैं। 3 हो गए हैं, 2 भी हो गए हैं। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट भी। तो ये है श्रिंकफ्लेशन का कंसेप्ट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पाक रुपीज, डीवैल्यूएशन। जब डीवैल्यूएशन होगी, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? पाक की जो डॉलर है वो 200 का हो जाएगा कि 500 का। करंटली अगर 300 का डॉलर, 500 का। ये डीवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होता है कि इंपोर्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, लोग इंपोर्ट करना कम कर देते हैं क्योंकि अब इंपोर्ट उन्हें महंगी पड़ रही है, और एक्सपोर्ट बढ़ जाती है क्योंकि अब एक्सपोर्ट करने से उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये कुछ इंपैक्ट है। ये सही नॉलेज था, मतलब ये काम की बात उसने बताई थी। इंडिकेटर्स तो सिर्फ रटे वाला पॉइंट है। ये समझ आया आपको? चलिए, अपोजिट अगर आपसे इंपैक्ट पूछा जाए तो वो बता देंगे। यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है, अगर पूछा जाए डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, स्पेंड ज्यादा करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ।
स्टॉक मार्केट इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है? ये आपने इंडिकेटर्स में भी पढ़ा होगा। ये किस इंडिकेटर में था पहले तो ये बताया, अभी ताज़ा पढ़ा है, लीडिंग इंडिकेटर्स में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स अक्सर गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्लेम करती हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो वो इसको एक अपनी अचीवमेंट के तौर पे शो करवाते हैं कि सर देखें हमारे दौरे इक़्तिदार में स्टॉक एक्सचेंज 80,000 पे पहुंच गई। स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस इतना एक पावरफुल इंडिकेटर्स होता है, और वाकई ये इस काबिल है कि अगर ये ग्रो कर रहा हो तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशारा होता है, एक इंडिकेशन होती है, बहुत से फैक्टर में से एक फैक्टर है, सोल फैक्टर नहीं है लेकिन बहुत से फैक्टर में से। कह रहा है जी स्टॉक मार्केट इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट मेजर्ड थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स। भाई स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा होगा कभी क्रैश हो गई, क्रैश होने का मतलब क्या होता है? वो डाउन हो गई। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रखा होता है, जैसे 1000 पॉइंट से जिस दिन ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज गिर जाए, 1000 पॉइंट्स में होता है ना, अभी क्या चल रहा है 79,000 80,000 होगी दोबारा कि नहीं? आज 80,000 पे है स्टॉक एक्सचेंज। जरा देखिए इंडेक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देखिए क्या है। जो इंडेक्स होता है ये स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। अगर पॉइंट्स बढ़ते जाएं तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उतनी अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएं इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में जो कैपिटल है वो उतना बढ़ रहा है। असल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ये मेजरमेंट है कैपिटल इन मार्केट के, मार्केट में इस वक्त कितना कैपिटल है पाकिस्तान की मार्केट्स में, ठीक है, लेकिन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी के नहीं। कितना इंडेक्स है? 81,000, 80,000 से भी ऊपर। हाँ शाबाश, इसका मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ में देखिए, ये मेजर किससे, बल्कि आगे आता है पॉइंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन का और इंडेक्स का कंसेप्ट समझ लीजिए। पहले फर्ज करते हैं हम कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का नाम है ए। इस कंपनी के टोटल जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो है 1000, और इसकी जो हर शेयर की प्राइस है, प्राइस पर शेयर, वो फर्ज कीजिए है 100। तो टोटल कैपिटल इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में कितना है? 100,000 इंटू 100 यानी 100,000। ये जो टोटल कैपिटल है इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फर्ज कीजिए हमने इसको बेंचमार्क बना दिया, इसका एक बेंचमार्क बना दिया जाता है कि जी 1000 मार्केट कैपिटल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ये एक फार्मूला बना लिया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी फार्मूला बना हुआ है। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है कि 1 पॉइंट कितने रुपये के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बना लिया जाता है। फर्ज कीजिए अगले दिन हमें पता चले कि शेयर 1000 ही है, इनकी प्राइस बढ़ के 120 हो गई है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी? 120,000। कितने 1000 पॉइंट बढ़ा? कितने 20,000 बढ़े, 20,000 कैपिटल बढ़ा, 1000 1 पॉइंट के बराबर था। मार्केट कितने पॉइंट से इंक्रीज हुई? 20 पॉइंट से। आज रात की खबरों में आएगा कि कल मार्केट क्लोज हुई थी 100 इंडेक्स पे, आज मार्केट क्लोज हुई है 120 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये पॉइंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। अब जाहिर है ये जो शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई है इसके पीछे असल में इस कंपनी की पॉलिसीज का अमल दखल है, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि कंपनी की पॉलिसी जो भी हो, ओवरऑल एनवायरनमेंट तो हमने अच्छा प्रोवाइड किया है ना, कंट्री का अमन अमान की सहूलत हमने दी है,
ठीक है, हमने ऐसी मुआशी पॉलिसीज लगाई है, इंटरेस्ट रेट तो हमने रिड्यूस किया था जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ, तो इसका क्रेडिट गवर्नमेंट भी लेती है। लेकिन नॉर्मली इसका जो इनडायरेक्ट होता भी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का असर, ये नहीं कि नहीं होता भी है, लेकिन असल में ये ज़्यादा रोल इसमें इस कंपनी की पॉलिसीज का होता है इसकी शेयर प्राइस बढ़ने में। ये बात समझ आई, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया, पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं ये समझ आ गया। अब अगले दिन फर्ज कीजिए आपने मुझे बताना है कि अगले दिन शाम में न्यूज़कास्टर की खबर क्या होगी अगर अगले दिन ये 1000 हो जाए और ये 80 हो जाए। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, ठीक है, इंडेक्स 120 से गिर के 80 पे पहुंच गया। क्लियर हुई है बात? अच्छा, ये है कैपिटलाइजेशन का, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट और पॉइंट्स का कंसेप्ट। प्रैक्टिकली ये जो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं आपको पता है एक कंपनी का नहीं होते, मार्केट में एक कंपनी थोड़ी ही है। अब इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे लेके आते हैं। मार्केट में फर्ज कीजिए 700 कंपनीज हैं, तो जो इंडेक्स कैलकुलेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होगी वो सारी कंपनीज की होगी कि 700 की होगी? वो सॉरी, जो कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होगी वो चंद एक कंपनीज की होगी कि ओवरऑल सबकी? ओवरऑल सबकी, सबका इंडेक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट होता है बिग 3, बिग 5, जैसे बिग 4 CF। बिग 4 का ये टर्म क्रिएट कैसे हुई भला? बिग 4 इंटरनेशनली उन 4 बड़ी फर्म्स को कहा जाता है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट रफली स्पीकिंग कोई 80% के करीब इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स जो हैं, कॉरपोरेट क्लाइंट्स को अपने समझ लीजिए कि क्या कहना चाहिए, कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से याद रखें स्टॉक एक्सचेंज में भी हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, कुछ कंपनी बड़ी होती है, कुछ कंपनी छोटी होती है। किसी कंपनी का शेयर आपको हो सकता है 3 रुपये में मिल जाए, किसी कंपनी का शेयर आपको हो सकता है 30,000 में मिल रहा हो। दोनों तरह की एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद होती हैं। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में कंसेप्ट होता है कि हम सिर्फ टॉप 100 कंपनीज जो कि टोटल मार्केट का 85% कैपिटलाइजेशन है, यानी जो मार्केट में जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल कैपिटल, उसमें से 85% के लगभग 100 कंपनीज का है, बाकी का 15% वो रिमेनिंग 500-600 कंपनीज का है। तो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए ऑल इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 100 इंडेक्स को यूज किया जाता है। आपने शायद सुना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स इतने पॉइंट बढ़ गया, 100 इंडेक्स इतने पॉइंट कम हो गए। 100 इंडेक्स से क्या मुराद है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइस में क्या चेंज आई है एग्रीगेट, यानी सबकी एवरेज कैलकुलेट नहीं की, सबको कंसीडर नहीं किया, टॉप 100 की। ये है कैसे 100। इसी तरह एक 30 इंडेक्स भी है, KSE 30 इंडेक्स। KSE 30 इंडेक्स क्या है? टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स। वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। एकदम मुझे याद आ गया, एक इसी इन्वेस्टर का एक ग्रुप था, मैंने भी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की, तो उस ग्रुप के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। एक बंदे ने दूसरे को क्लास की अच्छी, एक बंदा बड़ा परेशान। उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में रेड हो जाती है, वो जब दिखाते ना सिग्नल, तो जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होती है तो वो रेड सिग्नल के साथ दिखा रहे होते। वो बंदा बड़ा कहता है आज स्टॉक एक्सचेंज 1200 से गिर गई, 1200 पॉइंट से, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो उधर को ब्रोकर था जो उसने उस इन्वेस्टर से पूछने कहा तुम्हारे पास किस कंपनी के शेयर है? उसने कहा मेरे पास इस कंपनी के शेयर है। उसने कहा जाके देखो, इसका ये मतलब नहीं होता अगर स्टॉक एक्सचेंज 100 KSE 100 अगर 220 पॉइंट से गिर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर शेयर गिरा है, इसका मतलब है सिर्फ टॉप 100 गिरा। भाई तुमने जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी प्राइस तो बढ़ी है। वो कहता है अच्छा ठीक है, शुरू में अंडरस्टैंडिंग ना इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कहता अच्छा ठीक है। तो याद रखें KSE अगर आप ऑल शेयर इंडेक्स देखेंगे तो ये स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल। अगर आप KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे ये टॉप 100 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है बाकी की कंपनीज अगर प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, तो आपको ओवरऑल इंडेक्स नजर आ रहा होगा जैसे कि लॉस में है,
लेकिन जो रिमेनिंग अदर कंपनीज हैं वो में भी पॉजिटिव हो। तो स्टॉक एक्सचेंज में जब कभी कहा जाता है ना इंडेक्स 10 पॉइंट गिर गया फर्ज की, इसका ये मतलब नहीं होता कि हर कंपनी का शेयर थोड़ा थोड़ा गिरा है, नहीं, इसका मतलब है कुछ का बढ़ा है कुछ का कम हुआ है। नेट इफेक्ट ये आया है कि डिक्रीज हो गया। कैसी 30 इंडेक्स। चलिए अच्छा, जब अब आपको पता चल गया कैलकुलेशन किन बेसिस पे होती है, ऑल बेसिस पे भी हो सकती है, टॉप 100 बेसिस पे भी हो सकती है, टॉप 3। आप भी सीए फर्म का जब वैल्यूएशन करते हैं कभी कहते हैं बिग 4, बिग 3, कभी कहते हैं बिग 10, ये भी है। तो ये भी इसी तरह है, बिग 100 है, बिग 30 है और ऑल शेयर इंडेक्स में कह रहा है आगे कि ये फुल कैप मेथड के मुताबिक कैलकुलेट। पहले मुझे ये बताइए कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? KSE 100 या PSX 100 और PSX 30 का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं फुल कैप मेथड और फ्री फ्लोट मेथड। मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो एक कंपनी, जैसे इस कंपनी ने अगर 1000 शेयर इशू किए हैं, इसके मार्केट में शेयर कितने फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट मतलब इससे कितने इशू किए हुए हैं, मार्केट में कंपनी ए के कितने शेयर फ्लोट कर रहे हैं 1000। असल में ये सारे के सारे मार्केट में अवेलेबल फॉर परचेज नहीं होते। कंपनी, किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल परचेज नहीं होते, इसलिए कि इसके कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जैसे 550 जो कि कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ने अपने पास रखे होंगे। भाई उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स होंगे तो वो कंपनी को कंट्रोल कर सकेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। अमूमी तौर पे कंपनीज में 51%, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 51% शेयर लोगों की कोशिश होती है कम से कम ये हम अपने पास रखें। बाकी जो 49% अगर पैसे इकट्ठे करने में, अब देखें आपने एक कंपनी बनाई, पैसों की ज़रूरत है, अब आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के शेयर्स बेचना चाहते हैं ताकि पैसे आ जाएं आपके पास। क्या आप सारे शेयर बेच देंगे? सारे शेयर बेच देंगे, कंपनी आपके पास रहेगी नहीं। आप उतने शेयर बेचेंगे कि रिमेनिंग आपका कंट्रोल कंपनी पे रहे। और अमूमी तौर पे वो कंट्रोल कितने परसेंट पे होता है 51% पे, ताकि अगर बाकी के सारे शेयर के एक पार्टी भी ले लेना फिर भी आपके कंट्रोल को चैलेंज ना कर सके। ये बहरहाल कोई एग्जैक्ट 51% नहीं है। सम टाइम जो कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो कहते हैं हम 35% अपने पास रखते हैं, मार्केट में किसने किसी एक शेयर होल्डर नहीं सारे ले लेने हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई 1% लेगा, कोई 2%, कोई बड़े किसी के पास पैसे होंगे 5-6% ले लेगा, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा रिस्की डिसीजन होता है। तो अगर तो आप स्टॉक एक्सचेंज, अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है, एक कंपनी के टोटल 1000 शेयर है, फुल शेयर कितने हैं 1000 शेयर, उसमें से उसने 550 अपने पास रखे हुए हैं, ये अवेलेबल नहीं है, ये कुछ 3-4 डायरेक्टर्स हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर उन्होंने पास रखे हैं ताकि कंपनी के ऊपर इनका कंट्रोल रहे फैमिली ने। बाकी 45% उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल फॉर सेल कर दिए, इशू कर दिए। तो जो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होनी चाहिए वो फुल कैप की बेस पे कैलकुलेट होनी चाहिए कि फ्री फ्लोट की बेस पे कैलकुलेट होनी चाहिए। उसमें कितने होने चाहिए फुल कैप के फ्री फ्लोट, ये डिपेंड करता है, दोनों तरह से अवेलेबल होते हैं, दोनों तरह का डाटा अवेलेबल होगा। जैसे है ना, आप चाहे तो ऑल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का डाटा यूज कर लें, चाहे टॉप 100 का, चाहे 30 का, मार्केट में हर तरह का डाटा मौजूद होता है। उसी तरह मार्केट में किसी एक कंपनी के फुल कैप कितना है वो भी डाटा मौजूद होगा, फ्री फ्लोट कितना है वो भी मौजूद होगा। आपकी मर्जी है, जिस इंफॉर्मेशन को चाहे आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फुल कैप इंक्लूड्स ऑल ऑफ द शेयर्स इशूड बाय कंपनी, समझ रहे हैं? फुल कैप का मतलब क्या है, एक कंपनी ने जितने भी शेयर इशू कर रखे हैं। और फ्री फ्लोट का मतलब क्या है, दो शेयर ऑफ कंपनी विच आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। फ्री फ्लोट कौन से हैं, ये वाले जो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल। ये 550 स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है, क्यों? ये किसने संभाल के रखे हुए अपने पास? It does not include free float share, does not include share held by controlling directors, sponsor, promoters, government and other locked in shares। यानी ऐसे लोग जो डे टू डे सेल परचेज नहीं करते, उन्होंने अपने पास किसी खास मकसद के लिए रखे हुए हैं, फ्री फ्लोट में वो नहीं आते।
ठीक है, फुल कैप में फ्री फ्लोट भी आएगा और क्लोजली हेल्ड शेयर्स भी आएंगे फुल कैप में, जबकि फ्री फ्लोट में सिर्फ वो शेयर्स आएंगे जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, सेल परचेज हो रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है वो, अब ये जो अगला मैसेज आपको दे रहा है ना, ये आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ लिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अच्छा, थोड़ी वैसे मुझे याद आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। कभी अगर आपका दिल करे ना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखना है, तो एक अच्छी साइट है, बड़ी अच्छी, मैं बड़ा हैरान हुआ था, मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इस तरह की अच्छी साइट्स भी हैं, मतलब बहुत अच्छी, उस बंदे ने अच्छा काम किया है। वो है इन्वेस्टर लाउंज, इन्वेस्टर लाउंज, गूगल पे जाके सर्च करें, एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे मेरा हाल है ऐसा है, INVESTOR, इन्वेस्टर LOUNGE, लाउंज, इन्वेस्टर्स लाउंज, हाँ ये इन्वेस्टर्स लाउंज SBA.com, इस पे अकाउंट बना लीजिए, इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, डेली बेसिस पे अपडेट सीखने के लिए ना, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग और किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, अच्छा डाटाबेस है। बहरहाल वापिस आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस एंड बिजनेस डिसीजन। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का बिजनेस डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक है? स्टॉक एक्सचेंज 80,000 पे है, स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पे है, दोनों में क्या फर्क है? 80,000 का मतलब है शेयर की प्राइसेस डबल है, 40,000 का मतलब शेयर की प्राइसेस डाउन है। एक कंपनी ने राइट इशू करना है ताकि उसे पैसे आ सके, कब करेगी? प्राइस ज्यादा हो। तो बिजनेस डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पे इफेक्ट करते हैं कि नहीं? शेयर प्राइस जब ज्यादा है तब शेयर इशू करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब ज्यादा पैसे आएंगे। कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज इंक्रीजिंग, इट मींस शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड इट इज अ गुड टाइम फॉर कंपनी टू इशू शेयर्स। और अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज डिक्रीज हो रही हो, शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही होगी, इट इज बैड टाइम टू इशू शेयर्स, बट इट इज गुड टाइम टू इशू डिवेंचर्स। शाबाश, लोन लेने के लिए अच्छा टाइम है। जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो लोग लोन लें, क्योंकि शेयर जो है वो प्राइस पैसे नहीं आएंगे। मैनी बिजनेस होल्ड शेयर्स एज कैश इक्विवेलेंट, ऐसा ही है कि जब जरूरत पड़ेगी शेयर्स को बेच देंगे कुछ लोग, और अपने पास सरप्लस कैश इन हैंड रखने से बेहतर है कि आप शेयर्स रख लें। कंपनीज भी ऐसा करती हैं। ए फॉल इन शेयर प्राइस का क्या इफेक्ट होगा ऐसी कंपनीज के ऊपर? इनकी लिक्विडिटी पोजीशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि शेयर प्राइस डाउन, टोटल वैल्यू डाउन, जो उन्होंने कैश इक्विवेलेंट के तौर पर रखी हुई है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग में सीखा, उसमें कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? ये शेयर्स आते हैं कैश इक्विवेलेंट में। हाँ, वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ये होती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती है ना, बोरिंग्स भी, हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो ये होती है। शेयर प्राइस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मर्जर एंड एक्विजिशन। कैसे कि अगर किसी कंपनी को खरीदना हो तो उसकी शेयर प्राइस क्या है ये देखें। तो कंपनी को कब खरीदना चाहिए? हाँ, प्राइस डाउन हो, ठीक है, अच्छी कंपनी हो और प्राइस डाउन हो तब उसको खरीदना है, ठीक है जी। ये पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं, ये वर्ल्ड वाइड भी होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड उनका अपना होगा। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, उनका LSX होगा। हाँ जी बिल्कुल, कंसेप्ट इसी तरह है, बिल्कुल वर्किंग इसी तरह है जी। ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट, कुछ समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो तो आपने पढ़े हुए हैं, ऐसा ही है, पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे? मुझे नहीं लगता पढ़ सकेंगे। सही लग रहा है, चले छोटा सा कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, ये भी लगे तो निपटा दें। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक तो पहले पढ़ा हुआ था, हाँ 2 छुट्टियां भी हैं, कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ा, ऐसे ना करे यार, सीरियस ही हो गए। हाँ, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है भाई? अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने वोटिंग करवा दे, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इन्फ्लेशन वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव करवाना चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं करवाने वाला है? 2 ज्यादा है करवाने वाले।
इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन प्राइस लेवल। और याद रखें ये प्राइस लेवल है, किसी एक चीज की प्राइस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती। जनरली जब सारे इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जब सब में प्राइसेस इंक्रीज हो रही होंगी, सब इंडस्ट्री की एवरेज कैलकुलेट करना इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, रमजान में बाज़ औक़ात हमने, आप देखते होंगे सीजन होते हैं ना, रमजान में कुछ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जामे शीरी, और इसी तरह बड़ी ईद के करीब वो चिकन के रेट बढ़ जाते हैं, प्याज बढ़ जाते हैं, टमाटर बढ़ जाते हैं। ये इन्फ्लेशन, ये प्राइसेस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि ये आर्जी इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन क्या है? कंसिस्टेंट परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ये कैसे कैलकुलेट होता है? पिछले साल का प्राइस लेवल और इस साल का प्राइस लेवल दोनों का डिफरेंस ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फ्लेशन। पिछले साल एवरेज प्राइस लेवल सारी इंडस्ट्री की चीजों का एवरेज प्राइस लेवल 100 था, इस साल 126 है। इन्फ्लेशन कितने परसेंट हुई? तो डिफरेंस लेके बेस ईयर यानी पिछले साल से डिवाइड करना, इस साल से नहीं करना। 26%। देखिए वो यही बता रहा है, ये कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन ठीक हुई है। सपोज प्राइस लेवल वाज 103 into 116 एंड 106, ये तो 3% होना चाहिए था। बेस ज्यादा है 100 से, शाबाश। तो ये ऐसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है। ठीक है जी। अच्छा, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टॉक एक्सचेंज में एक तो इंडेक्स होता है ना, ऑल इंडेक्स, एक होता है सेलेक्टेड सिक्योरिटीज, सिलेक्टेड शेयर्स का इंडेक्स। इन्फ्लेशन में भी यही हिसाब है। इन्फ्लेशन कंज्यूमर कैलकुलेट, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट की जाए ना तो वो कुछ और है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट की जाए तो वो कुछ और है। इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा, वरना बात समझ नहीं आएगी। एक होता है जनरल इन्फ्लेशन लेवल, कि किसी कंट्री में जितनी भी प्रोडक्ट सेल परचेज होती हैं उन सब का प्राइस लेवल कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक। अब फर्ज कीजिए कि गोल्ड की प्राइसेस में मैं कंज्यूमर हूं। एक टिपिकल कंज्यूमर क्या क्या चीजें बाय करता है? टिपिकल बास्केट जो वो परचेज करता है गुड्स की, निसेस, वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? गंदम, अच्छा, और दाल, चावल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल का खर्चा है, हाँ जी बिल्कुल, ऑयल वगैरह, बट ठीक है, ये चीज शामिल है। गोल्ड का रेट इंक्रीज हुआ, क्या टिपिकल कंज्यूमर की बाइंग में वो शामिल है? तो अगर कंट्री का, सिर्फ पूरी कंट्री का एक ही इन्फ्लेशन रेट हो जिसमें गोल्ड का रेट भी शामिल है, तो क्या वो कंज्यूमर के लिए रेलिवेंट होगा? नहीं होगा। देखिए, मैंने अगर अपने एम्प्लॉयर के पास जाके उसे कहना ना, सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ गया है, मुझे एक लगा के वापस भेजेगा कि तुमने कौन सा गोल्ड खाना है, ऐसे ही है। लेकिन अगर गोल्ड की प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फर्ज कीजिए, क्या फिर मैं कह, क्योंकि पेट्रोल वो कमोडिटी है जो एक एवरेज कंज्यूमर अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करता है, इसीलिए उन्होंने जो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो एक नहीं रखा हुआ, वो तीन रखे हुए हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो चीजों को कंसीडर करता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो एक टिपिकल कंज्यूमर यूज कर रहा होता है। इसमें गोल्ड शामिल नहीं है, फॉर एग्जांपल, इसमें इंपोर्टेड गुड शामिल नहीं है, वो एवरेज कंज्यूमर बाय नहीं करता, इंपोर्ट चंदे कंज्यूमर करते हो। प्रोड्यूसर की जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसमें अगर हवाई जहाज की कीमतें बढ़ जाएं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने कौन सा जहाज खरीदने होते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे पीआईए अगर अपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा होगा मेरे अखराजात में कितना इजाफा हुआ है, तो उसमें जो उसने चीजें मशीनरी खरीदनी है क्या वो भी उसकी प्राइस में इन्फ्लेशन में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल। इसीलिए जब कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड डिफरेंट होगा जिसका प्राइस चेंज कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूसर के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डिफरेंट होगा, ठीक है। और वर्कर्स के लिए, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे
तो वो कंसेप्ट डिफरेंट है। इन्फ्लेशन के 3 मेजर समझ आ गया आपको। इसमें जो बड़ा डिफरेंस है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। आइंदा कभी सीपीआई या पीपीआई का वर्ड अगर यूज करे कोई, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, इससे क्या मुराद है। फिर कह रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ऑल्दो सम इन्फ्लेशन इज अनअवॉइडेबल, कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन कहता है। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सालों के अलावा, 2 कंट्रीज के अलावा दुनिया के हर कंट्री में प्राइस लेवल इंक्रीज ही हो रहा है। असल में इन्फ्लेशन का एक दूसरा कंसेप्ट भी है, डिफ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन आप कभी नहीं पढ़ेंगे किताबों में, सिर्फ उसका एक कंसेप्ट छोटा सा दे दिया जाता है, इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ्लेशन होती नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होती इन्फ्लेशन। हाँ, कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन कम है, कुछ में ज्यादा है, लेकिन होती इन्फ्लेशन है। जो अच्छी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें नॉर्मली 1.5 टू 2.5 यहाँ पे रहती है इन्फ्लेशन। जो पुअर कंट्रीज होती हैं इकोनॉमिकली, उनमें होती है 10% से ज़्यादा। पाकिस्तान में 20% के लगभग है। तो कह रहा है लेकिन एक वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी को स्टैग्नेंट कर देगा या रिसेशन में ले जाएगा। फर्दर ए हाई इन्फ्लेशन कैन डिक्रीज वैल्यू ऑफ लोन्स बिकॉज रिसीवेबल विल रिसीव लेस एंड पेएबल विल पे लेस इन फ्यूचर। ये बात समझ आई है। इन्फ्लेशन अगर डबल हो जाए, आज वह पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जिसने पैसे वसूल करने हैं वो फिर इन्फ्लेशन होने के बाद रियल, असल में 1 लाख ही वसूल करा होगा जिसने 1 लाख उधार दिया है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, पीपल विद फिक्स्ड इनकम विल गेट पुअर। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिक्स्ड इनकम कौन से, पेंशनर्स, पेंशनर हज़ार का तो सारा गुजारा पेंशन पे हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इफ इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस, सेविंग रेट, ठीक है जी। नहीं, वर्कर्स और कंज्यूमर एक नहीं है। वर्कर्स बेसिकली, ये इन्फ्लेशन डिस्कस की जाती है, एक थ्योरी है वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन, जो ये बताती है कि वर्कर जब भी इंक्रीज करें ना इनकी सैलरी, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर अपने उस इंक्रीज्ड कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं, जिससे अल्टीमेटली एक साइकिल क्रिएट होता है और वर्कर फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे पहले थे। असल में ये 2 ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंज्यूमर्स की तादाद प्रोड्यूसर से ज़्यादा है। नहीं, वर्कर्स के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहलाता है वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये टेक्निकल कंसेप्ट है। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं कंसेप्ट रियल लाइफ में, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। वो एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसका, लेकिन ये बहुत कम होता है डिफ्लेशन जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।